आज की कहानी है हुस्न का बदला। रीता की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। पिछले 1 महीने से वह परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। कुलदीप सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद यह कहकर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करके 1-2 दिन बाद दे दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, घबराने की कोई बात नहीं। पर है वह कहाँ? यह सवाल रीता को परेशान कर रहा था। उसकी और कुलदीप की पहचान को अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा करके उसके साथ। रीता, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं? कुलदीप ने ऐसा कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है कुलदीप, रीता ने जवाब दिया था। रीता गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। कुलदीप इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वह भी रीता के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अयास कुलदीप ने गांव से आई सीधी सादी रीता को अपने जाल में फंसा लिया था। रीता उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर एक दिन कुलदीप उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा रीता पेट से हो गई थी। अब रीता को पता चला कि उसके पेट में कुलदीप का बच्चा पल रहा है। वह घबरा गई। बमुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपये में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपए का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर कुलदीप को ढूंढते ढूंढते रीता को 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर वह नहीं मिला। रीता ने उसका घर भी नहीं देखा था। कुलदीप के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं। सुनते सुनते वह परेशान हो गई थी। रीता ने सोचा कि क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसा जमा करने के नाम पर पिता से रुपए मांगे जाए। सोचकर वह घर आ गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर रीता को 10,000 रुपये लाकर दे दिए। वह रुपए लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफार्म पर रुकते ही रीता ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वह घबरा गई। काफ़ी खोजबीन की पर सूटकेस गायब था। वह चीख मारकर रो पड़ी। रीता गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने रीता को आवाज़ दी। वह उसके बचपन की सहेली सुधा थी। अरे रीता, पहचाना मुझे? मैं सुधा, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गई। कहाँ से आ रही है? सुधा ने पूछा। घर से, रीता बोली। तो कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? सुधा ने पूछा। रीता ने उस पर जो गुजरी थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ। घर से तुझे 10,000 रुपये देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। सुधा उसी ऑटो रिक्शा से रीता को अपने घर लेकर पहुंची। रीता ने जब सुधा का शानदार घर देखा तो हैरान रह गई। सुधा, तुम्हारा झोपड़ी पट्टी वाला घर, तुम्हारी माँ अब कहाँ है? रीता ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वह सब भूल जा, माँ नहीं रही। मैं अकेली हूँ, एक दफ्तर में काम करती हूँ। और कुछ पूछना है तुझे? सुधा ने कहा। ले, नाश्ता कर ले, मुझे ज़रूरी काम है। तू रुपए लेकर जा, अपना काम कर, फिर लौटा देना, समझी? कहकर सुधा मुस्कुरा दी। रीता रुपए लेकर घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही रीता ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां ताला लगा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई है और 2 महीने बाद आएंगी। रीता निराश होकर घर आ गई। उसने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर रीता सुधा के घर रुपए वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, कहकर रीता रो पड़ी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती, सुधा ने कहा। रीता ने सब कुछ सच सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन कर, सुधा ने कहा। और फिर सुधा ने रीता का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। रीता बार बार कहती, सुधा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता? रीता अपना मकान छोड़कर सुधा के घर आ गई। रीता को सुधा के पास रहते हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए। पिता की बीमारी की खबर पाकर वह गांव चली आई।
पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात रीता से की। रीता ने जमीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। जब रीता सुधा के पास आई तो उसने सुधा से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम्हारा बोझ बनी रहूँगी। मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, सुधा ने कहा। एक दिन सुधा ने रीता से कहा, सुनो रीता, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की थी, पर कहकर सुधा चुप हो गई। क्या? कहो सुधा, क्या बात है, बताओ मुझे। मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुधा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है रीता, तुम्हें अपना जिस्म मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ एक रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। रीता ने सोचा कि कुलदीप से बदला लेने का अच्छा मौका है, इससे सुधा का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। रीता ने अपनी रजामंदी दे दी। फिर सुधा के कहे मुताबिक रीता सच संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वह घर आ गई। साथ में 100 के 20 नोट भी लाई थी और फिर यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अय्याशी। अब रीता भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जीन्स, टी शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़े लड़के, अमीर कारोबारी, सफ़ेद पोश नेता सभी रीता के कब्जे में थे। एक दिन रीता ने सुधा से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में सुधा के पास फोन आया। कौन? सुधा ने पूछा। मैडम, मैं कुलदीप, मुझे शाम को। ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे एक रात के। बोलो। ठीक है, कुलदीप ने कहा। कौन है? रीता ने पूछा। कोई कुलदीप है, उसे एक रात के लिए लड़की चाहिए। रीता ने दिमाग पर जोर डाला, कहीं यह वही कुलदीप तो नहीं जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया था। दीदी, मैं जाऊंगी उसके पास, रीता ने कहा। ठीक है, चली जाना, सुधा बोली। रीता ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान न सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। रीता ने एक कमरा पहले से ही बुक करा रखा था ताकि वहीं कुलदीप हो तो वह दे धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। कुलदीप नशे में झूमता हुआ होटल तक पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? कुलदीप ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मेम साहब बैठी हैं, कह रही हैं कि साहब के आने पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे यह उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। कुलदीप ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न बाला को देखकर हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, कुलदीप ने सोफे पर बैठते हुए कहा। यह आपका कमरा है? जी, रीता ने कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कुलदीप ने पूछा। मोना। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक पूरा करें, समय बर्बाद न करें, इसे अपना कमरा ही समझिए। इसके बाद रीता ने कुलदीप को अपना जिस्म सौंप दिया। वे दोनों अभी अय्याशी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुलदीप मुंह ढककर सोने का बहाना करके सो गया। रीता ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस को देखकर वह जोर से चिल्लाई। पुलिस, कुलदीप साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मोना मैडम के कमरे पर जबरदस्ती कब्जा जमाकर उनसे बलात्कार किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने कहा। जी? मैं यह सुनकर कुलदीप की घिघी बंद गई। पुलिस ने जब कुलदीप को गिरफ्तार किया तो मोना उर्फ रीता जोर से खिलखिलाकर हंस उठी और बोली, कुलदीप जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला।